हम डिस्कस कर रहे थे लिटरेरी स्टडीज के अंदर, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जॉनर्स। हम सारे जॉनर्स के बारे में, जॉनर्स एंड टर्म्स, जॉनर्स ऑफ लिटरेचर, एंड दिस बुक इज अबाउट लिटरेरी टर्म्स। ये जो बुक है लिटरेरी टर्म्स के बारे में। आपको जितनी भी जॉनर्स हैं, इसमें हमने सबसे पहले को डिस्कस अबाउट पोएट्री, देन अबाउट ड्रामा, एंड देन अबाउट नॉवल, देन प्रोज एंड ऑल अदर सॉर्ट ऑफ, जितनी भी बाकी जो है इसकी क्रिटिसिज्म है या इसके अलावा और सब्जेक्ट जितने भी फॉल करते हैं, बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स हैं। और ये जो ब्रांच, ये लिटरेचर की ब्रांचेस हम इनको कॉल करते हैं, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ लिटरेचर। ये लिटरेचर की ब्रांचेस हैं। और ब्रांचेस ऑफ लिटरेचर, अब ये जो लिटरेचर की ब्रांच होती है ना, दिस इज कॉल्ड जॉनर। इसे हम जॉनर कहते हैं या जॉनरा आप कह सकते हैं। इसको आप जॉनर कहेंगे या आप जॉनरा। दिस इज ब्रांच ऑफ लिटरेचर। जितनी भी ब्रांचेस हैं ये सारी इसकी जॉनरास हैं, ये सारी इसकी टाइप्स ऑफ लिटरेचर हैं। व्हाट इज जॉनर? टाइप ऑफ लिटरेचर, दिस इज कॉल्ड जॉनर। अब हम इसको देखेंगे, इसको मैंने लास्ट टाइम बताया कि पोएट्री का सारा पस मंजर मैंने डिस्कस किया है। यू मस्ट नो अबाउट द बैकग्राउंड। हमें इसके बैकग्राउंड के हवाले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कहां से इसका ओरिजिन कहां से है। व्हाट इज बैकग्राउंड? बैकग्राउंड इज बेसिकली द ओरिजिन। जब आप किसी के ओरिजिन पे जाते हैं, और इस लिटरेचर की टर्म्स का एक वर्ड है बैकग्राउंड के हवाले से, दिस इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव। नोट इट डाउन, इसको आप नोट कर लें। ये जो पर्सपेक्टिव है, ये लिटरेरी टर्म का ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है बैकग्राउंड। गॉट दिस? जब हम इस पर्सपेक्टिव के अंदर पहुंचते हैं, जब हम उसकी बैकग्राउंड पे जाते हैं, तो फिर हम लिटरेचर को स्टार्ट से पकड़ते हैं। दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ लिटरेचर। 450 अन्नो डोमिनी, जिसको हम एडी कहते हैं। ओल्ड एज को अन्नो डोमिनी कहते हैं। गॉट दिस पॉइंट? ओल्ड एज इज कॉल्ड अन्नो डोमिनी। अन्नो डोमिनी एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी वर्ड है। इंग्लिश में जब इसको ट्रांसलेट किया गया तो इसका मतलब है ओल्ड एज। ठीक है। जब हम उसके बाद आते हैं, बीसी की तरफ आते हैं, सो दिस इज बिफोर क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले वाला एज। इसके पीछे एडी है, बीसी के पीछे एडी है, और इसके आगे सेंचुरी है। सेंचुरी क्राइस्ट के दौर से, ईसा अलैहिस्सलाम आ गए तो क्राइस्ट का दौर शुरू हो गया, तो सेंचुरी का स्टार्ट हुआ। इसके बाद सेंचुरी का स्टार्ट हो गया। सो दिस इज वी आर फॉलोइंग राइट नाउ इन दिस पोस्ट मॉडर्न एज, वी आर फॉलोइंग सेंचुरी सिस्टम। हमारे पास जो कैलेंडर है इंग्लिश, वो सेंचुरी वाला है। गॉट दिस? बट इस्लामिक कैलेंडर इज क्वाइट डिफरेंट, वो थोड़ा डिफरेंट है। उसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो हमने इस्लामिक कैलेंडर शुरू कर लिया, जो कि हिजरत के बाद स्टार्ट हुआ। ठीक है। बिकॉज वी आर स्टडीइंग इंग्लिश लिटरेचर, दैट्स व्हाई we are talking now about we are taking century as per our calendar, English calendar को हम फॉलो कर रहे हैं। इसके पीछे this is BC and that is we are talking about AD। अब 450 से स्टार्ट हुआ, और पहला जो दौर है वो पहुंचता है 450 से लेकर 1066 तक। इस 1066 में विलियम द गॉडविंसन की फाइट होती है विलियम द कंकरर के साथ, और उसके बाद उसने यूनान का जो किंग था उसको मर्डर किया। नॉर्मंडी से एक बादशाह आता है विलियम, उसने अटैक किया इस यूनान के इस इलाके के ऊपर, और उसको इधर वाला जो बादशाह था उसको किल किया विलियम ने आके, और इसका नाम पूरा बन गया विलियम द कंकरर। विलियम द कंकरर, इसका नाम ये पड़ गया विलियम द कंकरर। ये जीत गया, ये नॉर्मन से आया था, तो इसलिए नॉर्मंडी एज स्टार्ट हो जाती है। यानी ये जो दौर है ये नॉर्मंडी पीरियड स्टार्ट होता है, इसको मिडल एज भी कहते हैं। इसके बाद जो अगला पीरियड स्टार्ट होता है वो है मिडल एज, इसको मिडिवल भी कहते हैं।
मिडिवल एज, इसको एज ऑफ चौसर भी कहते हैं, एज ऑफ चौसर। अच्छा, एज ऑफ चौसर जो है ना, इसके एंड पे जाके आ रही है 14th सेंचुरी पे, ठीक है। अब ये जो मिडिवल एज है, ये वाला बेसिकली जो दौर है ना, ये अंग्रेजों का दौर है, इंग्लिश पीरियड, फर्स्ट इंग्लिश पीरियड, ये फर्स्ट इंग्लिश पीरियड है, फर्स्ट इंग्लिश पीरियड। अच्छा, ये वाला जो दौर है, जो ये वाला फर्स्ट वाला, इसको कहते हैं ग्रीक एज, ग्रीक एज। सो यहां तक जो मैंने आपको बताया है, ये जो कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है, ये पर्सपेक्टिव के सिमरे में आती है। यहां पे जो फाइट है उसका नाम क्लियर कर लेना, इसकी हेरोल्ड के साथ फाइट होती, हेरोल्ड, इसने हेरोल्ड को किल किया, विलियम ने। हेरोल्ड वो यूनान वालों का बादशाह था, उसको इसने एक मुकाम था जिसका नाम था हेस्टिंग, इंग्लैंड के अंदर एक जगह थी हेस्टिंग, इस जगह पे फाइट होती है। इसका नाम बैटल ऑफ हेस्टिंग के नाम से बड़ा मशहूर है। आप गूगल करेंगे बैटल ऑफ हेस्टिंग, तो इसका नाम बैटल ऑफ हेस्टिंग के हवाले से आपके सामने आ जाएगा कि बैटल ऑफ हेस्टिंग 1066 पे हेरोल्ड को किल किया विलियम ने, तो उसका नाम विलियम फाते पड़ गया, विलियम द कंकरर उसका नाम पड़ गया, विलियम फाते, ठीक है। और नॉर्मन मिडिल एज स्टार्ट हो गई। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, इसको हम इसकी रूह से कहते हैं, इसकी रूह से हम कहते हैं पर्सपेक्टिव, ये टर्म की रूह से। अब ये जो बैकग्राउंड वर्ड है, दैट्स क्वाइट सिंपल वर्ड, इट्स क्वाइट सिंपल वर्ड, बट पर्सपेक्टिव इज अ लिटरेरी वर्ड। लिटरेचर का जो होता है ना मीनिंग, और जो परसेप्शन होता है लिटरेचर का, वो बड़ा गहरा होता है। उसके मीनिंग को खोलेंगे, अगला मीनिंग निकलेगा, फिर आगे मीनिंग निकलेगा, उसका मीनिंग बड़ा कंप्रीहेंसिव होता है। कंप्रीहेंसिव कहते हैं जामे। लिटरेचर के जो मीनिंग्स होते हैं ना, वो बड़े जामे होते हैं। लिटरेचर एज पर मीनिंग, जहां पे हम इसको एज पर मीनिंग देंगे ना, इसका मीनिंग सिंपल नहीं होता, इसका मीनिंग बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। सो दिस इज आल्सो वेरी, ये बड़ा एक मजे का वर्ड है, जामे, कॉम्प्रिहेंसिव। इधर एक जामिया स्कूल है शेखुपुरा में, उसको इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव ही लिखा हुआ है। और बच्चे जो हैं इस वर्ड पे गौर करें तो आपको समझ आ जाएगी। एक होती है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड करना, एक है जामे किस्म की अंडरस्टैंडिंग, उसको कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं। गॉट दिस? इसी से वर्ड निकला है कॉम्प्रिहेंशन। जब आप प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन ग्रेजुएशन के अंदर या पिछले क्लासेस में आप पढ़ते हैं, पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज को पढ़ना, समझना, नीचे सवालों के जवाब देना और उसकी समरी बनाना, इसको कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन जो है ना, ये बड़ी गहरी स्टडी होती है, बड़ी गहरी अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। आई एम फीलिंग थ्रोट प्रॉब्लम, तो आवाज जैसी भी है समझ जाना बस, मेरा पूरा ही बोलने का पैटर्न ही चेंज हुआ है। So this is the perspective when we study about the age, जब हम एज को स्टडी करते हैं, ठीक है ना, जब हम एज को स्टडी करते हैं, ये जिस दौर के बारे में मैंने आपको बताया है, यहां से स्टार्ट होके ये वाला दौर 1066 तक पहुंचा। यहां पे जो बड़े बड़े राइटर्स थे, उसमें होमर था, उसमें वर्जिल है, उसमें एस्काइलस है, उसमें सोफोक्लीज है, जिसने एडिपस रेक्स लिखा है। गॉट दिस? एडिपस रेक्स आपने पढ़ा, अभी टच किया, नाम सुना? नहीं सुना? लिटरेचर की पहली बुक से दी जाती है।
नोट कर लिया ना? जी देखिए, बुक में भी लिखा होगा, जरूर लिखा होगा, लेकिन जब तक आप इसको इस तरीके से समझेंगे नहीं ना, बुक की समझ नहीं आएगी। ये सबसे बोरिंग सब्जेक्ट उनके लिए होता है जो इसको प्रॉपर समझते नहीं है। उनके लिए ये बहुत एक बोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री भी आ जाती है, इसमें सारी वो टेक्निक्स आ जाती है, टेक्निकलिटीज आ जाती हैं सारी की सारी। इसमें ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जो कि आपको बेसिस देता है, जो आपको लिटरेचर की जो बेसिस देता है, और फिर आपको वो लैंग्वेज समझने में उसकी टर्म्स आपको समझ आती है। यू कम टू नो अबाउट द टर्म्स। हर लैंग्वेज की अपनी एक टर्म है, हर लैंग्वेज का अपना एक अंदाज है, ये लिटरेचर का अंदाज है। अच्छा, जो हम ये सारे के सारा जो जिसको हम लिटरेचर कहते हैं, ठीक है, ये सारा लिटरेचर है। पोइट्री, ड्रामा, नावल, प्रोज, ये सारा लिटरेचर है। लिटरेचर करता क्या है? ये जिंदगी की अक्कासी करता है। इट्स अ मिरर ऑफ लाइफ, इट्स अ मिरर ऑफ लाइफ। लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ लाइफ। नंबर सेकंड पे वर्ड इनकी जगह पे लिखा होता है रिफ्लेक्ट्स लाइफ। लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स लाइफ। अच्छा, इसका मकसद क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस? व्हाट्स द पर्पस ऑफ लिटरेचर? लिटरेचर का मकसद होता है, एक मकसद जो एक वर्ड में लिखा हुआ है इस बुक के अंदर भी। ये जो टर्म्स की बुक आपने मुझे पकड़ाई है, इसमें पेज नंबर 11 पे लिखा हुआ है एस्थेटिसिटी। This is the purpose of literature, to provide you aesthetic pleasure. आपको एक एस्थेटिक एक प्लेजर मिलती है, एस्थेटिक प्लेजर। अब ये एस्थेटिक प्लेजर क्या है? आपने वर्ड एक पढ़ा होगा, हिस्से जमालियात, उर्दू में। जी अच्छा, ये तो समझते हैं आप जमालियात क्या होता है? जमाल से वर्ड है, जमाल किसी की खूबसूरती को कहते हैं, और हिस्से जमालियात हमारी 5 सेंसेस होती है, और मैंने सुना है कि वमेन की 6 होती है। पता नहीं गलत सुना है, सुना है मैंने। अच्छा, ये जो जिसको हवासे खमसा भी कहते हैं, ये एक वर्ड है प्लेजर। इसको हम टिपिकली प्लेजर भी पढ़ते हैं, यहाँ पे इसकी जा साउंड है प्लेजर। फोनेटिकली हम इसको प्लेजर भी कह सकते हैं। सो प्लेजर भी यू मे कॉल इट टिपिकली। देखिए, एक वर्ड है हैप्पीनेस, आप सबको इसका पता है। इसका एक सिनोनिम है प्लेजर, ये इसका सिनोनिम। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड प्लेजर? इसमें फर्क क्या है? ये एक लिटरेरी खुशी का नाम है, और ये एक कॉमन वर्ड है खुशी के लिए। इट्स कॉमन जनरल वर्ड। एवरीबॉडी स्पीक्स अबाउट हैप्पीनेस। एक वर्ड है जॉय। दिस इज आल्सो कॉमनली यूज्ड इन आवर सोसाइटी। और एक वर्ड है एक्सक्लेम। एक्सक्लेमेशन से वर्ड है, ये भी कोई अजहार है जिसमें का खुशी या गम, इसको एक्सक्लेमेशन कहते हैं। ये जॉय। Come toward the difference between happiness and pleasure. Pleasure is a literary word. ये ऐसी खुशी है जो कि आपकी सेंसेस पे जाके आपको फील होती है, जो आपकी सेंसेस पे जाके आपको फील होती है। देखिए, समटाइम ये वाली जो खुशी है ना, ये हमारे सर से पांव तक
ये वाली खुशी जो है ना, एक लहर बन के दौड़ जाती है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। और ये सिंपल, आपने लतीफा सुना, कहका मारा, उधर फेंक दिया, बट ये आपके फीलिंग्स में स्टे कर जाती है। कुछ ऐसा लम्हा आप चाहते हैं कि जिंदगी में कभी ये आपसे दूर ना हो, ये लम्हा आपकी मेमोरी बन जाए और हमें भूलता भी नहीं, वो हमारी मेमोरी के अंदर ना ऐसे रच बस जाता है, निकलता नहीं, ऐसी फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई नॉवल पढ़ा, आप नॉवल के किसी सीन पे जाके आपको वो प्लेजर महसूस होती है कि आप उसके अंदर ऐसे खो जाते हैं और कभी बोल नहीं पाते कि यहाँ पे मैंने एक मूवी का ये सीन देखा था, बार बार उसको करके पीछे करके देख रहे। वो उसका एक अपेक्स पॉइंट होता है एंड यू आर फीलिंग प्लेजर ओवर दिस पॉइंट। या आपको कोई ऐसी बात, यानी आपने कोई, जिसको उर्दू में लिखा होता है अकवाले ज़र्री, आपको ऐसा कॉल पढ़ते हैं और आपको उसकी सच्चाई पे इस कदर एक फीलिंग सी अंदर आती है, यार कमाल बात पढ़ी है मैंने, और आपको अंदर ही अंदर एक बड़ी ना सेटिस्फैक्शन और एक प्लेजर महसूस होती है। दिस इज कॉल्ड प्लेजर। गॉट दिस? इसी तरह आप कोई, ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ था, किसी फ्लावर को देखता है, डैफोडिल को देखा तो उसके अंदर एक वो एस्थेटिसिटी जाग जाती है उसकी। एक जगह पे सैर करने के लिए गया, टिंटन एबे, एक बड़ी खूबसूरत पहाड़ी है इंग्लैंड के अंदर, टिंटन एबे, और वो सीन उसकी नदियों का चलना, और वो जो घास की चद्दर ने वो पहाड़ को अपनी लपेट में लिया हुआ था, फिर एक बड़ी मौतर हवा का चलना जिसे ब्रीज कहते हैं, ब्रीज वाज ब्लोइंग, lakes and streams were also flowing from there and that was so awesome scene। इतना कमाल का सीन था कि वहां पे देखा और उसकी वो सारी की सारी जो हिस्से थी वो एक सुकून और एक प्लेजर महसूस कर दी। यानी आफ्टर वॉचिंग दैट इंटर एबे he went into a trance and he was feeling ecstatic pleasure after visiting that Tinton Abbey। उसको विजिट करने के बाद वो जो खुशी महसूस कर रहा था, दिस इज कॉल्ड एस्थेटिसिटी एंड इट इज कॉल्ड एस्थेटिक प्लेजर। इसको हम एस्थेटिक प्लेजर कॉल करते हैं। ओवरऑल ड्रामा पढ़े, नॉवल पढ़े, पोइट्री पढ़े तो हमें कुछ चीजें मिलती हैं। एक हमें एस्थेटिसिटी मिलती है, एस्थेटिक प्लेजर मिलती है, और सेकंड हमें लाइफ का सच मिलता है, ट्रूथ ऑफ लाइफ। वी कम टू नो अबाउट द ट्रूथ ऑफ लाइफ। हमें जिंदगी की एक सच्चाई मिलती है, और जब सच बंदे को, जैसे जैसे जिंदगी में सच आता जाता है ना बंदे की जिंदगी में, और बंदे को खुशी महसूस होती है कि आई गॉट दिस पॉइंट, आई केम टू नो अबाउट दिस, नाउ आई केम टू नो अबाउट दिस, अब मुझे ये पता चल गया, मुझे ये पता चल गया, दिस इज लाइफ। फिर इंसान जो है ना वो रिएक्टिव कम होता है, और हकायक को पाके ना इंसान को एक खुशी मिलती है, जिंदगी के बारे में सच को पाके इंसान को खुशी मिलती है। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था, शैतान ना होता तो जिंदगी का ये जो खेल है ना, इसका मजा कोई नहीं आ रहा था, बिकॉज दिस इज अ ट्रायल फॉर अस एंड गॉड इज आल्सो। अब देखिए, जिंदगी में यहाँ पे मैंने एक कपल की एग्जांपल दी थी कि जब तक दो लोग हैं तो कुछ आइडिया नहीं होगा, फिडेलिटी का आइडिया नहीं मिलेगा आपको कि कौन वफादार है कौन बेवफा है। जब थर्ड एंट्री होगी ना, और आपके लिए वो थर्ड को रिजेक्ट करेगा या करेगी, देन यू विल फील अ प्लेजर। फिर आपको एक प्लेजर मिलेगी, यार मेरे वाला कितना वफादार है या वो कितनी वफादार है। यू कम टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ फिडेलिटी व्हेन थर्ड एंट्री happens into your life or occur into your life। थर्ड एंट्री का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, कहते हैं कि अगर ये ना होते, अगर ये ना होते तो इसका कोई आइडिया नहीं मिलना था आपको। जिंदगी में सिर्फ ये होता
आंसू आपको, जो गम होते हैं ना, ये आपको खुशियों की इंपॉर्टेंस देती है। रात आपको दिन की इंपॉर्टेंस देती है, दिन आपको रात की इंपॉर्टेंस देती है। ये रोज दुनिया में अपोजिट्स होते हैं ना, अपोजिट्स आपको एक दूसरे की इंपॉर्टेंस देते हैं। गॉट दिस पॉइंट? सो अपोजिट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस कायनात के चलने के लिए। अगर अपोजिट्स ना हो तो ये एग्जीक्यूशन ऑफ द यूनिवर्स पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये कैसी बातें हैं? ये बातें ऐसी हैं कि जिनको हम समझते हैं वी आर डिस्कवरिंग ट्रूथ। सो जब डिस्कवरी हो जाती है ना तो फिर मजा आता है। यानी कोई भी देख लें आप, एक फिल्म है डिस्कवरी मूवी है, जब उसने खजाने की तलाश, खजाना मिल जाएगा उसको, खुश हो जाएगा। पहले सारे खजाने को पाने के लिए उसकी स्ट्रगल, एफर्ट, उसका रिस्क लेना और मुश्किलात का सामना करना, आखिर जब वो खजाने तक पहुंच जाएगा तो उसकी सारी थकावट दूर हो जाएगी, उसको एक खुशी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगी, उसको तस्कीन मिलेगी। तो ये ड्रामा जो है ये भी इसी तरह हमें एक एस्थेटिसिटी देता है, नॉवल भी और शायरी भी। देखिए हालांकि, और एक और बड़ी बात, यहाँ पे ना कुछ लोगों ने शायरी की मुखालफत की थी स्टार्ट पे। किसी ने कहा ये शैतान की शराब है, वाइनम डेमनम है, किसी ने कहा सिर्फ ख्याली पुलाव है, किसी ने कहा मदर ऑफ लाइज है, ये झूठों की माँ है, इसमें झूठ है, इसमें इम्प्रैक्टिकलिटी है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, लोग बस ख्याली हैं। और ख्यालों से क्या होता है? होते तो असल लोग तो होते हैं साइंटिस्ट, जो कुछ बनाते हैं, खिलाते हैं। किसान आपको रोटी खिला रहे हैं, मतलब वो प्रोडक्शन दे रहे हैं। लेकिन शायर क्या कर रहे हैं जी? दे आर नॉट प्रैक्टिकल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। इसको तनकीद किया गया, दे आर यूजलेस पीपल, दे आर लेजी पीपल, दे आर इमेजिनेटिव पीपल, they just flying into their imagination, they are not doing any practical job। ये माशरे के निकम्मे लोग होते हैं। लोगों ने इनकी खूब इनकी जैसे भी समझ लें इंसल्ट की, अपोज किया पोइट्री को। अब इसका जवाब एरिस्टोटल ने प्लेटो को इसका जवाब दिया। इस सारी तनकीद का बुनियादी तौर पे इन दोनों की उस्ताद और शागिर्द की फाइट होती है स्टार्ट पे पोइट्री को लेके। अब ये जो पोइट्री है, जो उसने बातें कही थी ना, सीधे साधे लोगों ने फौरन मान ली। एट वंस दे एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्लेटो। कैसे? एट वंस they accepted the point of view of Plato, and people they begin to oppose poetry. Welcome, you are also the member of our class. Welcome. उन्होंने जब पोएट्री की ऐसे मुखालफत की ना, अगर मैं उसका दूसरा आपके सामने पहलू ना रखूं, तो पहला पहलू बयान करके मैं चला जाऊं तो आप भी पोएट्री से नफरत करना शुरू कर देंगे। बिकॉज यू विल आल्सो एक्सेप्ट ऑल द व्यू पॉइंट्स ऑफ प्लेटो। यू विल एक्सेप्ट दिस दैट पोएट्री इज नॉट प्रैक्टिकल। कहेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। इट्स अ मदर ऑफ लाई, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। पोएट्री सेइंग दैट आई कैन ब्रेक द स्टार्स फॉर यू। एक जो लवर है वो कहता है कि जी मैं आसमान से सितारे तोड़ के ले आऊंगा। कोई ला सकता है तोड़ के सितारे? आप भी जानते हैं इट्स अ वाइट लाई, ये एक सफेद झूठ है। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो शायरी तो इम्पॉसिबल बातें करती है, इसके अंदर कोई प्रैक्टिकल काम नहीं है। प्लेटो की इतनी इंपॉर्टेंस थी, और इसका स्टूडेंट है एरिस्टोटल। प्लेटो की इतनी इंपॉर्टेंस थी कि बुक्स में लिखा हुआ है दैट वाज द प्रॉफिट ऑफ द ग्रीस। ये यूनान का प्रॉफिट था। वो इतना फॉलो करते थे इसको कि इसकी बात के खिलाफ किसी ने बात की तो वो वाजिबुल कत्ल हो जाएगा। He was their prophet.
दे यूज्ड टू बिलीव इन हिम, ऐसे वो बिलीव किया करते थे प्लेटो के ऊपर। और प्लेटो ने जब पोइट्री को क्रिटिसाइज किया, ये सारी बातें कह के जो मैंने पहले बताई आपको, तो यूनान की गवर्नमेंट ने पोइट्री को बैन कर दिया था, शायरों को जला दिया था और कुछ को एग्जाइल कर दिया था, मुल्क से बाहर, मुल्क बदर कर दिया था उन्होंने। अगर जवाब में इसका ये स्टूडेंट ना बोलता और ये इसके जवाब में इसने किताब लिखी थी द रिपब्लिक्स, इसके जवाब में इसने बुक लिखी पोइटिक्स, अगर ये बुक ना लिखता तो शायद आज शायरी आपको नजर ना आती। इसने इस पोइटिक्स के अंदर शायरी की इंपॉर्टेंस की वजाहत की है। इसने कहा, देखिए एक रिपोर्ट मैंने स्टार्ट पे बोला था, सारे काम आप उससे ले सकते हैं। मैं देख रहा था कि टीचिंग के लिए रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है आईटी के अंदर, यानी एक कार्टून आता है, वो जस्ट स्पीकिंग इज टीचिंग अ क्लास एंड क्लास दे आर पीपल आर अवेलिंग व्हाटएवर ही स्पीकिंग, जो वो बोल रहा है लोग सुन रहे हैं उसको, जस्ट एक रिपोर्ट बात कर रहा है, एक रिपोर्ट बात कर रहा है। देखिए फीलिंग्स के बगैर इंसान एक रोबोट की तरह है। शायरी जो है, अगर आप इसमें से आप फीलिंग्स को निकाल देते हैं, इमोशंस को एक इंसान की जिंदगी से निकाल देते हैं, फिर बेटी को बाप से, बेटे को माँ से, या इस तरह के जितने भी सेक्रेड रिलेशंस है, वो मोहब्बत, वो फीलिंग, वो सिंपैथी, वो एहसासात नहीं रहेंगे, चाहे वो एक लीगल लव की शक्ल में है। तो वो अगर फीलिंग्स को निकाल दिया जाए तो लाइफ तो बेरंग हो जाती है, लाइफ बिकम्स कलरलेस इफ यू आर जस्ट इम्यूनिंग ऑल द फीलिंग्स फ्रॉम योर लाइफ। अगर इंसान की जिंदगी से, देखिए हम साइंस आज इस बात को क्रिटिसाइज कर रही है, वी आर वर्किंग लाइक मशीन्स, वी आर वर्किंग लाइक रोबोट्स, from morning till evening we are working all the day, we are hankering after money, and we don't avail nature, we don't enjoy nature. So this is our modern dilemma, ये आज का हमारा मॉडर्न डायलेमा है। और इंसान क्या करते हैं, वो शिकार हो जाते हैं मुख्तलिफ दिमागी बीमारियों का, डिप्रेशन, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, इस तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। दीज आर मॉडर्न डिजीजेस, ये आज की मॉडर्न डिजीजेस हैं। बीपी आउट हो गया, डिप्रेशन है जी इसको, ऑब्सेशन है इसको, ये खबत में चला गया। दीज आर डिफरेंट मॉडर्न डिजीजेस इन विच वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अ टाइम। हमने अपना टाइम सारे का सारा कमर्शियल कर दिया हुआ, कमर्शियल कर दिया हुआ है। वी हैव नो टाइम टू एंजॉय नेचर, टू गो इनटू पास्टर। कई ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े उनकी सैलरीज हैं, बट दे हैव नो टाइम टू गो टू मरी। उनके पास टाइम नहीं होता कि वो अपने किसी नेशनल एरिया की जाके सैर ही कर सके, दे आर सो बिजी इन देयर लाइफ। तो ये जो शायरी है, ये आपको आपके फीलिंग्स को फीड करती है, आपके फीलिंग्स को फीड करती है। और एक और बात उसने कहा था ना कि झूठ, ये झूठों की माँ है, इट्स मदर ऑफ लायर। देखिए झूठ वो होता है जो कि अगले को आप पागल बता रहे हो, अगले को पता ना हो। इसने इसके ऊपर बहस किया है। आई एम नॉट जस्ट टेलिंग यू माय पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आप भी शायद इसको मानेंगे। अगर मैं आपको कहता हूं कि मैं अभी अभी अमेरिका से आया हूं आपके पास पढ़ाने के लिए, तो साथ ही मैं कहका भी लगा रहा हूं, तो आप समझेंगे इट्स अ जोक, आप समझेंगे इट्स अ जोक। तो जोक है, आपको पता है इट्स नॉट अ ट्रूथ। सो दिस इज नॉट अ लाई, इट्स ओनली अ फन। कॉमेडी है, लिटरेचर के अंदर एक कॉमेडी है। कॉमेडी का पर्पस आपको हंसाना है। तो देखें लिटरेचर आपको किस तरह की खुशी देता है। एक बंदा बड़ा बना के कहता है कि अभी आज रात की मेरी मैं अमेरिका से होके आया हूँ और संजीदा हो गया, आप भी मान जाते हैं। और जब सारा किस्सा सुना देता है आपको, तो फिर कहते हैं, आप कहते हैं कि फिर ना अचानक ना मेरी आंख खुल गई। इट मींस कि सडनली यू आर गोइंग इनटू ड्रीम, कि जो बंदा आपको बता रहा है दैट्स टेलिंग यू अबाउट हिज ड्रीम। लास्ट नाइट ही विजिटेड अमेरिका इन हिज ड्रीम एंड ही इज टेलिंग यू अबाउट हिज ड्रीम।
तो वो तो एक आपको पता चल गया दैट्स ओनली अ फन। तो जो फनी बातें होती हैं जिसका आपको पता है कि आसमान से तारे कोई भी तोड़ के ला नहीं सकता, दुनिया इधर की उधर कोई भी नहीं कर सकता, ये तो बस एक उसको और उसको भी दोनों को सुनने का मजा आता है इस तरह की बातें। वो कहता है हाँ जी मुझे भी ऐसी सपोर्ट चाहिए, ये फीलिंग की सपोर्ट होती है, यू आर एक्चुअली फीडिंग योर फीलिंग्स। शायरी भी। और अंग्रेज तो कहता है कि ये रूह की गज़ा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वन बिकॉज इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम तो जस्ट एक लिमिट में इसको कह सकते हैं मौसीकी रूह की गज़ा। वो कहते हैं मौसीकी तो हमारे पास अलाउ ही नहीं है इस्लाम के अंदर। तो बहरहाल पोइट्री जो है, जिस पोइट्री को इसने क्रिटिसाइज किया था, ही वाज टॉकिंग अबाउट ओनली वन साइड ऑफ पोइट्री, ओनली वन टाइप ऑफ पोइट्री। पोइट्री की बड़ी किस्में हैं। मैंने खुद एक बंदे से सुना था, उसने कहा था कि फलां एक इस्लामी शायर है, सूफी शायर है, मैंने उसकी शायरी सुन के मैंने इस्लाम की तरफ आया। अब इसने कहा था कि शायरी इंसान को गुमराह करती है। इसने कहा कि ऐसी बात नहीं है, वो तो एक किस्म की शायरी हो सकती है, वल्गर, इमोशनल, वो किसी को आउट ऑफ द वे लेके जा सकती